कुछ ऐसे समाज सुधारकों की जिन्होंने जातिगत असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे पहला नाम यहां पर दिया गया है ज्योतिराव फुले, जिनको महात्मा ज्योतिराव फुले भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था बेटा, जन्म महाराष्ट्र के अंदर 1827 में, जन्म 1827 महाराष्ट्र में। अब हम इनके कुछ विचार देखते हैं। इन्होंने जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया, जाति प्रथा का खुलकर विरोध। फिर इन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को आर्य मानते हैं वे यहां के नहीं हैं, वो विदेशी हैं, आर्य विदेशी हैं। जो अपने आप को उच्च मानते हैं, आर्य मानते हैं, आर्यों की संतान मानते हैं, वो यहाँ के नहीं है, ये विदेशी है। जो बाहर से आए हैं, यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने गुलाम बना दिया। आर्य विदेशी हैं, जो बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को, जिनको वो तथाकथित दलित कहते थे, मूल निवासियों को गुलाम बना दिया। ज्योतिराव फुले के ये विचार थे कि आर्य, जो अपने आप को आर्य मानते हैं, वो यहाँ के तो है ही नहीं, वो तो विदेशी है, वो बाहर से आए हैं। इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना दिया है। ऊंची जातियों का सत्ता और संसाधनों पर कब्जा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ के जो, जिनको आप पिछड़ा कहते हैं, अछूत कहते हैं, दलित कहते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी है। तो ऊंची जातियों का, उनका जमीन व सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ऊंची जातियों का उनकी जमीन व सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ये ज्योतिराव फुले के हम लोग विचार पढ़ रहे हैं। मूल निवासी मानते थे और कहा कि जो आर्य है वो बाहर से आए हुए हैं। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज, जो सत्य को खोजता है, की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुले ने। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इन्होंने 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी। 1873 में बहुत चर्चित पुस्तक है इनकी, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक लिखी किसने? ज्योतिराव फुले ने। गुलामगिरी, इस गुलामगिरी पुस्तक के ठीक पहले अमेरिका के अंदर जो काले लोग थे या जो दास थे, उन्होंने अपने अधिकार लिए थे क्रांति के द्वारा। तो अमेरिका वासियों को समर्पित की यह पुस्तक उन्होंने, गुलामगिरी, यह पुस्तक उन्होंने अमेरिका के उन गुलामों को समर्पित की जिन्होंने वहां पर संघर्ष किया था मुक्ति के लिए। देखिए, यह पुस्तक अमेरिकियों को, अमेरिकावासी या अमेरिकियों को समर्पित की, जिन गुलामों ने, जो गुलाम थे वहां के, जो स्लेव्स थे, जिन गुलामों ने मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। तो यहां से प्रेरणा ली उन्होंने और कहा कि यहां पर भी ऐसा संघर्ष होना चाहिए। हम लोग डर करके, दब करके नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। आपके लिए संघर्ष किया था। ये प्रश्न कई बार आता है कि ज्योतिराव फुले ने अपनी जो पुस्तक है वो किसको समर्पित की थी? तो अमेरिका के जो काले लोग थे, जो गुलाम थे, उन्होंने संघर्ष किया था, उनको उन्होंने समर्पित की थी। उसके बाद में उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों पर लिखा, बातें की, अपने विचार व्यक्त किए। उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, ज्योतिराव ने
उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर भी लिखा। जाति प्रथा पे तो लिखा ही, इसके अलावा उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पे, मजदूरों की मुसीबतों पे, मजदूरों की मुसीबतों पे क्या क्या परेशानियां थी, और निम्न तबके के साथ असमान व्यवहार पर भी लिखा। तो ये आपको, ये चीजें आपको पता रखनी है महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में। एक महान समाज सुधारक, जातिगत समानता के पक्षधर, असमानता के खिलाफ आवाज। वापिस देखिए, ज्योतिराव फूले, जन्म 1827 में महाराष्ट्र में। जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो विदेशी है, वो बाहर से आए हैं, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बना दिया। उन्होंने कहा कि जो ऊंची जातियां हैं उनका हमारी न तो जमीन पर कोई अधिकार है, न हमारी सत्ता पे अधिकार है। उन्होंने हमारे सारे अधिकार हथियाए हैं, हम वापिस लेंगे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ज्योतिराव फूले। उन्होंने 1873 में एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी, और एक गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने समर्पित की अमेरिका वासियों को, अमेरिका के उन गुलामों को जिन्होंने वहां पर मुक्ति के लिए, अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया था। इसके अलावा ज्योतिराव ने उच्च जातियों की महिलाओं की दुर्दशा पे लिखा, मजदूरों की मुसीबतों पर लिखा, और निम्न तबके के साथ जो असमान व्यवहार हो रहा था उस पर भी लिखा। कुल मिलाकर के बहुत अच्छे समाज सुधारक थे, प्रेरणादायी सबके लिए। लिखिए इसको। ज्योतिराव फूले के बाद में हम बात करते हैं मंदिर आंदोलन की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। महात्मा ज्योतिराव फूले के बाद में अब हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो दिया हुआ है मंदिर आंदोलन या फिर मंदिर प्रवेश आंदोलन। देखिए, वो दौर था जब निम्न कही जाने वाली जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर या बी आर अम्बेडकर द्वारा चलाया गया। 3 प्रवेश आंदोलन चलाए इन्होंने 1927 से लगा करके 1935 तक। याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर 1927 से 35 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, और इस आंदोलन के अंदर उन्होंने तथाकथित निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश करवाया। बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें महार जाति के लोगों ने, महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में मंदिरों में प्रवेश किया। बड़ी संख्या में मंदिरों में प्रवेश किया। मंदिरों के जलाशयों, जो तालाब होते हैं मंदिर के अंदर, मंदिरों के जलाशयों के पानी का उपयोग किया, वहां पे पानी पिया। ये सारी प्रथाएं तोड़ी और समानता का जो भाव था उसका संदेश डॉक्टर अंबेडकर ने यहां दिया। 3 मंदिर आंदोलन चला। इन्होंने खुद इस जातिगत भेदभाव को खुद सहा था। अपने बचपन में उनको स्कूल में कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था। स्कूल में कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था, बाहर बैठना पड़ता था। नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। जो साधारण नलके थे, जो सब लोग यूज करते थे, नलकों से पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये सारी बातें हैं। इन्होंने जातिगत असमानता के लिए खुलकर आवाज उठाई, और आज हम इनको दलितों के मसीहा के रूप में याद करते हैं। समाज सुधारक, एक बहुत अग्रिम पंक्ति के समाज सुधारक के रूप में इनको याद किया जाता है। इन्होंने जो भेदभाव हो रहा था, जातिगत भेदभाव, उच्च जातीय
भेदभाव के बारे में लिखा। उच्च जातीय संरचना द्वारा किए जा रहे भेदभाव के बारे में लिखा। तो यहां पर आपको इतना ही पता रखना है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। इंपॉर्टेंट है इनका मंदिर प्रवेश आंदोलन। 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन थे। देखो आपको समय याद रखना है बेटा, 1927 से 35 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर ने चलाए। महाजाति के लोगों ने बड़ी संख्या में मंदिरों में प्रवेश किया, यहाँ के जलाशयों का उपयोग किया। ये बातें आपको पता है। अगर सामान्य बातें पूछें तो स्कूल में उन्हें बाहर बैठना पड़ता था, नलकों से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उच्च जातीय संरचना का जो भेदभाव था, जो तथाकथित उच्च जातियां थी उनसे वो मतलब समाज की व्यवस्था से बहुत दुखी थे। उन्होंने इसके बारे में भी काफी लिखा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। देखिए फिर समय जो है वो गुजरता गया और जो दूसरी जातियां थी उनके पास थोड़ा पैसा, थोड़ी सत्ता और थोड़ी उनकी स्थिति संभली, तो उन्होंने जो है फिर वही आंदोलन चलाया कि सत्ता में हमारी भी भागीदारी हो, हम भी इंसान है, हम भी बराबरी के हकदार हैं, समाज के अंदर हमारा भी बराबर योगदान होना चाहिए। इनका ये कहना था। गैर ब्राह्मण जो आंदोलन था, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वो उत्तर भारत, ब्राह्मण जो है वो उत्तर से आए हैं, अर्थात भारत के अंदर वो विदेशी हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन याद रखना, ब्राह्मण उत्तर भारत, उत्तर से आए हैं और ये आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं। आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं। और उसके बाद ये देखिए, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की हम बात करें, दक्षिण भारत के अंदर इस तरह से उन्होंने कहा कि जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, द्रविड़ नस्ल हैं, वो ही राष्ट्र के असली निवासी हैं, मूल निवासी हैं। द्रविड़ नस्लों को राष्ट्र के भूभाग पर अधिकार मिलना चाहिए। द्रविड़ नस्लों के भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। इन्होंने, आर्यों ने भूभाग पर कब्जा कर रखा है, इसलिए इनको वापस यहां से बाहर भेज देना चाहिए और जो मूल निवासी हैं उनको वापस सत्ता दे देनी चाहिए। ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती मिली। यहां पर देखिए, ये जो आंदोलन था इसमें ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी गई। तो गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन की अगर कोई आपको कुछ बातें पूछे तो आपको बताना है कि गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन को जो विचार थे उसमें यह था कि ब्राह्मण उत्तर से आए हैं, या आक्रमणकारी जो थे आर्य उसके वंशज हैं, इन्होंने द्रविड़ नस्लों के जो भूभाग पर कब्जा कर लिया है, और इसमें ब्राह्मणवाद दावे को चुनौती दी गई थी। अब इस आंदोलन के एक मुख्य जो अग्रणी थे उनका नाम था पेरियार, जिनको ईवी रामास्वामी नायक का नाम था, उनका पेरियार के नाम से जाना जाता था। लिखिए इसको, इसके बाद में हम पेरियार के बारे में पढ़ते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन के बाद में गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन के जो मुख्य नेता है दक्षिण भारत से ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता था। कई बार प्रश्न आता है कि पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं। देखो बेटा, ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म इरोड के अंदर, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था, वहां पर हुआ था। ये गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन के मुख्य नेता थे, सन्यासी थे। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था, सन्यासी थे और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया था। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनसे खुश नहीं थे। इन्होंने पहले कांग्रेस भी ज्वाइन किया था, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन
ये जातिगत बंधनों या जातिगत भेदभाव से बहुत दुखी थे। समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव हो रहा था, जातिगत भेदभाव से दुखी थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की आलोचना भी की। इन्होंने कहा कि जो मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति है उसके वाहक अछूत ही है। मूल द्रविड़ व तमिल संस्कृति के जो वाहक हैं, वाहक का मतलब जिनसे ये संस्कृति चल रही है, वो तथाकथित अछूत है, निम्न जाति है। आर्य तो बाहर से आए हैं, इसलिए वो यहाँ के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। इन्होंने रामायण, वेद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथों की आलोचना की। हालांकि उस समय समाज में ज्यादातर लोग इनसे सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके विचारों में कि वे सारे ग्रंथ जो किसी व्यक्ति और विशेष ने अपने फायदे के लिए लिखे हैं, ये इनके विचार थे। इन्होंने कहा कि अछूतों की अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। अछूतों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इस प्रकार से ये पेरियार के विचार हैं, आपको इनको याद रखना है। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं? ईवी रामास्वामी नायंकर, जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी, सन्यासी थे, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, जातिगत भेदभाव से बहुत दुखी थे। इन्होंने कहा कि जो तमिल और द्रविड़ संस्कृति के वाहक तो अछूत ही हैं, लेकिन इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की आलोचना की। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है चौथा। अब इस चैप्टर का एक वीडियो और रहा है। नवो एकेडमी आपके लिए अब ब्लॉग पर भी उपलब्ध है। ब्लॉग के अंदर आप जो एड्रेस आपको पट्टी पे नजर आ रहा है, वो एड्रेस आपको डालना है। इससे आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें क्विज या क्वेश्चन आंसर या जो एग्जाम संबंधित मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो ब्लॉग पर भी आप सर्च करें, ब्लॉग देखें और वहां फॉलो जरूर करें। फॉलो का जो बटन है वो क्लिक करें। लिखिए इसको। अब हम 5वें और अंतिम वीडियो में इस चैप्टर में बाकी जो फैक्ट्स बचे उस पर चर्चा करेंगे।